हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यह टॉपिक जो है संवैधानिक विकास का, यानी भारत के संविधान के विकास का सफर क्या है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यह टॉपिक यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे 50 जो है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, और देखेंगे कि एग्जामिनर किस पैटर्न पर सवाल पूछता है। टारगेट है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, बल्कि उसका लॉजिक समझना, और आपसे रिक्वेस्ट है गलत होने पर डरना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है थोड़ी मिस्टेक करना और उससे सीखना। तो नोट्स बनाते चलना और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना। इसका नोट्स बनाते चलिएगा और कॉन्सेप्ट को बार बार आप इसको रिवाइज करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में संविधान का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है। भारत में संविधान का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि 1773। 1773 से जो है कि भारत का संविधान का प्रारंभ माना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन की संवैधानिक शुरुआत मानी जाती है। यहीं से ब्रिटिश शासन के वैधानिक शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिश शासन का संवैधानिक शुरुआत माना जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसका पहला प्रयास था। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, किसका प्रयास था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने का। ब्रिटिशों का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास था। तो यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला प्रयास था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसका प्रश्न है कि गवर्नर ऑफ गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल किस वर्ष बनाया गया, किस अधिनियम के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर देखिए कि 1773 के अधिनियम ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1784। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। यह ब्रिटिश संसद का कानून था जिसने भारत में द्वैध नियंत्रण डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। तो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1784। 1784 में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि द्वैध नियंत्रण डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था किसने लागू की। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 जैसा कि अभी हम सबने देखा। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6। तो 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का प्रचार करना। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रचार शुरू हो गया था। इस अधिनियम ने भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया था। तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कब कही गई थी? प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे यह बात कही गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7।
यहाँ पे देखिए कि 1833 का चार्टर एक्ट भारत में क्या परिवर्तन लाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 1833 का चार्टर एक्ट भारत में क्या परिवर्तन लाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है कि शुरू हो गया था। पहले क्या था कि जो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ जो पहले बंगाल थे अब उनको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वायसराय। 1853 के चार्टर एक्ट में किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो 1853 का चार्टर एक्ट है उसमें किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसका सही उत्तर है सी, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सिविल सेवा भर्ती, यानी कि यहाँ से जो है कि सिविल सेवा की परीक्षा की भर्ती की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम में पहली बार भारतीय सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आपसे अगर पूछा गया कि जो है कि किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। उसके बाद यहाँ पे ताज का शासन कहा जाने लगा था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम सब। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। तो यहाँ से जो 1853 से जो है कि यहाँ पे जो शासन है भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यहाँ से अब कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भूमिका क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की भूमिका क्या थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश संसद की ओर से भारत का प्रशासन। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश संसद की ओर से भारत का प्रशासन चलाना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी बनाया गया था। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी बनाया गया था। उत्तरदायी बनाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11, 1858 का भारत सरकार अधिनियम किसके बाद आया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति 1857 में हुई, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 1858 अधिनियम के अनुसार भारत का पहला वायसराय कौन बना, इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या, लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने जिन्होंने कंपनी से सत्ता हस्तांतरण देखा, सत्ता हस्तांतरण देखा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। तो 1861 का अधिनियम किस परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो 1858 का अधिनियम है वह किस परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी परिषद की स्थापना। तो 1861 में विधायी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया था, उसमें भारतीयों को नामांकित किया गया था, उसमें भारतीयों को नामांकित किया गया था, भारतीयों को जगह दी गई थी। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो 1892 अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट पर चर्चा। पहली बार जो है कि इसके अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा की गई थी, बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा कब की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा 1892, इस पर बजट पर चर्चा की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो परिषदों को सीमित रूप से बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था, हालांकि मतदान का अधिकार अभी भी नहीं था, चुनाव का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था इनको, कि वोट देने का अधिकार अभी भी इनको प्राप्त नहीं था। अब यहाँ पे देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1919,
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बहुत आसान प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 का जो अधिनियम है। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वह मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? कि 1919 के अधिनियम में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, जिसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। 17 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, इसके अंतर्गत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है सी, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? यानी कि डायरकी कब लागू किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन लागू किया। इसमें कुछ विषय गवर्नर और कुछ मंत्री संभालते थे। यहाँ पे देखिए प्रांतों में, न कि केंद्र में, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 अधिनियम के अनुसार भारत में किस आयोग की घोषणा हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में किस आयोग की घोषणा हुई थी? इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। 1919 के अधिनियम ने 10 वर्ष बाद एक आयोग की घोषणा की, जिसे 1928 में साइमन कमीशन के रूप में भेजा गया। साइमन कमीशन के रूप में भेजा गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी कि संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली। यहाँ पे देखिए यह अधिनियम भारत में संघीय शासन की प्रस्तावना करता है, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन की बात करता है। तो इस तरीके से 1935 का भारत शासन अधिनियम यहाँ पे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने प्रकार के विषय यानी सूचीबद्ध थे? 35 के अनुसार कितने प्रकार के विषय सूचीबद्ध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। इसमें 3 सूची, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची दी गई थी, जो आज भारतीय संविधान की संरचना में दिखाई देती है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही उत्तर है कि 1928। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे पूरे देश ने इसका विरोध किया। जिससे पूरा देश इसका विरोध किया। पूरे देश ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करने का मुख्य कारण क्या था? जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण जो है कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यहाँ पे देखिए कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। याद रखिएगा आप सब। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो गया आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को इसे सार्वजनिक रूप से मनाया गया था।
अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था, यानी अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था और किसने लाया था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो 1940। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक सुधार देने की बात कही गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को सहयोग हेतु संवैधानिक प्रस्तावों के साथ आया था। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया 1942। अब यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो था युद्ध के बाद संविधान सभा बनाना, यानी युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करना। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो स्वयं अपना संविधान बनाएगी। तो जो क्रिप्स मिशन है 1942 का, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया ताकि भारत में सत्ता के हस्तांतरण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय हो सके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय हो सके। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिप्स, पेटन लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स, पेटन लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेटन लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो ये जो हो गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपके सामने, कैबिनेट मिशन ने किस बात का प्रस्ताव दिया था। जो कैबिनेट मिशन लाया गया था किस बात का प्रस्ताव दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि संविधान सभा का गठन, या भी संविधान सभा के गठन की बात कही थी कैबिनेट मिशन ने, कि मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन कर संविधान निर्माण करना। अब प्रश्न संख्या 30, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाए 9 अगस्त 1946 को। जो भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 अगस्त 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष संचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष संचिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए 19 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरू में। तो संविधान सभा में कुल शुरू में कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। कितने सदस्य थे, 389। तो जब संविधान में जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अलग हो गए, ये विभाजन से पहले 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद संख्या कम हो गई, 299 रह गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, बाद में इनकी संख्या जो है विभाजन के बाद 299 घटकर रह गई। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था।
अधिनियमित आत्मार्पित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने पर कौन सा अधिनियम समाप्त हो गया था? संविधान लागू होने पर कौन सा अधिनियम समाप्त हो गया था? तो यह अधिनियम था 1935, क्योंकि तब इसके पहले जो संविधान नहीं बना था, तो सारी चीजें जो हो रही थी वह 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही हो रही थी, जब तक संविधान नहीं बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान ने पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसको तुरंत जो है कि प्रतिस्थापित कर दिया, उसके जगह पे एक नया संविधान लाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? तो संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। थोड़ा इस प्रश्न को आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए। क्या कहा गया है कि संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। जैसा कि हमने इसके पहले गलत बताया आपको, तो इस बात को आप दोबारा देख लीजिए ध्यान से। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद भवन, दिल्ली में। संविधान सभा की बैठकें संसद भवन वर्तमान लोकसभा कक्ष में आयोजित होती थी। अगला प्रश्न है कि संविधान जो भारतीय संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर है आरक्षित सीटों से। वहां भी सीटें आरक्षित की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 395। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान की प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना का एक आधार बना। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, यानी स्वीकृति दे दी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान सभा के द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाए 17 समितियां। संविधान निर्माण हेतु 17 प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति, संघ समिति आदि प्रमुख थी। प्रारूप समिति और संघ समिति प्रमुख थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रिटेन के संविधान का प्रमुख जो है कि यहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है ब्रिटेन के संविधान का। भारत में संसदीय प्रणाली, कानून की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत जैसे भारत में संसदीय प्रणाली जो है और कानून की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, इसीलिए जो है कि ब्रिटिश संविधान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार भारत ने किस देश से लिए हैं? मौलिक अधिकार जो है भारत सरकार द्वारा किस देश से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अवधारणा भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान से ली है मौलिक अधिकार को। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आयरलैंड से।
नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। वी द पीपल इस तरीके से कहा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान को अंगीकृत करने के बाद भारत को क्या घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है बी, गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान लागू हुआ तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया, क्योंकि अब राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख बन चुका था। तो बच्चों, आज हमने संवैधानिक विकास से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू सॉल्व किए। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन याद रखिए सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। एमसीक्यू तो सिर्फ जरिया है आपकी तैयारी को चेक करने का। असली तैयारी तब होगी जब आप घर जाकर इन टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे और खुद से सोचेंगे कि एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन पूछ रहा है। आज का काम है क्या कि आज के एमसीक्यू को एक बार लिखना, रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए और एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, टॉप 5 क्वेश्चन लर्नड टुडे। तो इस तरीके से अगले क्लास में हम इस टॉपिक को एक और लेवल पर कवर करेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, रिवाइज करते रहिए, तैयारी वही जो लगातार हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।